भाई भाई क्या पढ़ाना था? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या पहले बताओ? Thermodynamics it tells about the physics. वो बन गया ना, टॉपिक बताना बस। Thermodynamics. चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को लिखे हैं। सोचो फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है ना, पर मैंने केमिकल को लिखा। भाई हम इसमें केमिकल एज में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हीट एक्सचेंज होता है, केमिकल में हीट एक्सचेंज होता है। प्रॉपर बताओ, एग्जाम में से लिखोगे व्हाई डू वी स्टडी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जब तुम अप्लाई थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स इन क्या करते हैं, एक सिस्टम के प्रोसेस को समझने के लिए, केमिकल सिस्टम को समझने के लिए तुमको देखिए अच्छा है। तो जब तुम थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को, जो लॉज होते हैं उनको तुम एक केमिकल सिस्टम को समझने में जब अप्लाई करते हो, उसको हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तुम इसमें नॉर्मल सिस्टम तो नहीं पढ़ रहे हो ना, इसमें तुम एक केमिकल सिस्टम को पढ़ रहे हो, इसलिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और ये नॉर्मल से अलग है थोड़ा सा। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करने के लिए हमें सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग इस चैप्टर का सिलेबस क्या है, हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन होगा कब और कब ना होगा, और 3 लॉज हैं उसके थर्मोडायनेमिक्स के ना। एक्चुअली 4 लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। 4 लॉज होते हैं। तो जीरोथ लॉ तो कॉमन सेंस हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले चलो सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में होता क्या है? एक सिस्टम क्या है तुम्हें पता है? जिसमें कई सारे फंक्शन होता हो। नहीं, यूनिवर्स है, इमेजिन करो यूनिवर्स। हाँ, उसका कोई भी एक पार्ट ले लो तुम, उसको मैंने सिस्टम बोल दिया। एनी मैक्रोस्कोपिक, डिफिनीशन में मैक्रोस्कोपिक लिखा होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को स्टडी करता है, माइक्रो को नहीं। ये गौर करना जरूरी है। मैक्रो हुआ बड़ा। मैक्रो में तो माइक्रो समझते हो? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तुम प्रॉपर्टीज के माइक्रो प्रॉपर्टी मतलब स्टडी करते हो, मतलब जैसे तुम क्वांटम मैकेनिक्स, तुम अंदर में क्या हो रहा है उसको झांक रहे हो। मैक्रो में तुम ओवर और रिजल्टेंट्स को क्या हो रहा है उसको नाप रहे हो। जैसे मैक्रो प्रॉपर्टीज, तुमने गैस ले, बैलून फुलाया, बैलून फुला, तुम ये तो नहीं स्टडी कर रहे हो ना जो बैलून का एक एक पार्टिकल एक मूवमेंट पे कहाँ जा रहा है। तुम ओवरऑल स्टडी करो तो कितना फूकने पे कितना बैलून एक्सपैंड हो रहा है। तो मैक्रो प्रॉपर्टीज को स्टडी करो उस समय। इसमें हम लोग मैक्रो प्रॉपर्टी को स्टडी करें। टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो है। मैं वही बोला, क्योंकि तुम इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेक कर रहे हो, वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। और टेम्परेचर मैक्रो। बैठ जा, नहीं मैं खड़ा वहीं बैठ जा, ठीक है। लगाते हैं। तो तुम सिस्टम के 2 प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो ना। सिस्टम क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स। और सराउंडिंग्स क्या है? जो यूनिवर्स में से सिस्टम को हटा दो, सराउंडिंग हो गया। तो क्या एनीथिंग विच कैन इंटरैक्ट विद दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं? मान लो मैंने सिस्टम ऐसा मैं मान सकता हूँ ना, मैं एक कंटेनर को सिस्टम मान सकता हूँ। अब कंटेनर खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। अगर खुला होगा तो उसमें मैटर ट्रांसफर हो सकता है, परमिएबल। और अगर खुला नहीं हुआ तो क्लोज सिस्टम, इम्परमिएबल। जिसको ये बोलो। सिस्टम को हम लोग टाइप्स में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? परमिएबल या फिर इम्परमिएबल। अब हम लोग सिस्टम को हीट दे सकते हैं। हीट जानते हो क्या होता है? हीट मतलब हीट जानते हो? हीट बोल रहे हो? हाँ, हीट टेम्परेचर जो बढ़ता है। नहीं, हीट होता क्या है? हीट, हाँ, डायरेक्ट हीट का डेफिनेशन है। मिटाने वाला दो। सिस्टम में सराउंडिंग समझे ना? हीट पे स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर बोल सकता है। इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर को हीट बोलोगे तुम? पक्का? नहीं, मैं कोई इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो बहुत तरीकों से इंक्रीज किया जा सकता है। हीट तो नहीं बोलोगे उसे। जैसे हम लोग इस चैप्टर में 3 चीजों को स्टडी करते हैं। हीट, वर्क और एनर्जी।
बट एक्चुअली हम लोग एक ही चीज स्टडी करते हैं, एनर्जी, क्योंकि हीट और वर्क एनर्जी ही होता है। हाँ वर्क जानते हो, वर्क फोर्स रिलेटेड होता है। हाँ वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, ये एक लाइन इंटीग्रल होता है। तो वो उतना डीप में मन नहीं है। मैं फिजिक्स की टीचर है, ये होता है फोर्स। हाँ अच्छा, वर्क निकालने का फॉर्मूला हाँ वो समझ गया। किसी फोर्स का था, वर्क तो हमेशा फोर्स का कारण होगा, मगर अगर दो सिस्टम है, मान लो दो ब्लॉक्स गर्म है, हम इंट्यूटिवली समझा रहे हैं। जब हम लोग प्योर फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं, एक बेसिक लॉ बनाते हैं और उससे प्रूव करते हैं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तब मान लो एक दो आयरन का पीस है, मान लो ये आयरन है, हाँ मान लिया। एक ज्यादा गर्म है एक कम गर्म है, दोनों को पास लाएंगे, हीट ट्रांसफर होगा। हाँ आप इंट्यूटिवली तुम सोच सकते हो ना, कॉमन सेंस तुम्हें बताएगा जो इसमें कुछ कुछ पार्टिकल ज्यादा तेजी से वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर। हाँ तो ये दोनों अगर वाइब्रेट करेंगे, तुम बहुत सारा क्या करते हैं, जैसे तुम 10 बॉल को तुम पिटा दिए, उसके बाद 5 बॉल अलग से ले आए जो धीरे जा रहा था, और उसमें टकरा के लगभग अपना कुछ स्पीड तो 5 बॉल को भी मिल जाएगा ना, और एवरेज सारे बॉल्स को एक मीडियम स्पीड मिल जाएगा। रैंडम तुम 10 बॉल को एक स्क्वायर वाला डब्बा लो, उसमें छोड़ दो, स्पीड में टकराते रहेगा। और क्या कहते हैं, कोलिजन इलास्टिक है, नहीं तो एनर्जी लॉस हो जाएगा ना। कुछ जैसे आइस पे छोड़ दिए, टकराते रहेगा, 5 बॉल थोड़ा धीरे में छोड़े, सब लगभग टकरा के ऑन समय के साथ, अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो लगभग एक मीडियम लेवल में सब पहुंच जाएगा ना थोड़ा देर बाद। तो तुम ऐसा गौर कर सकते हो, ये नहीं देखना है, ऐसा गौर कर सकते हो जो एवरेज कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर यहां से यहां एनर्जी जा रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। और हीट का प्रॉपर डेफिनेशन बोलना है तो थ्योरेटिकल एक ही डेफिनेशन होता है, एनर्जी क्या, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट और वर्क में बहुत गजब चीज होता है, हीट और वर्क एनर्जी भी है और एनर्जी की ट्रांसफर करने के तरीके भी हैं। तुमने वर्क किया फोर्स की मदद से, और तुम 50 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क एनर्जी भी है और एनर्जी देने का तरीका भी है, दोनों यूज करते हैं। हीट दिया मैंने 50 जूल हीट देना, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, और हीट ट्रांसफर एनर्जी उसको भी हम लोग हीट ही बोल रहे हैं, हीट वर्क एनर्जी। तो ये दोनों का एनर्जी ही है ना। तो इससे पहले हम लोग कहाँ पे थे? सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम लोग बात कर रहे थे परमिएबल इम्परमिएबल। अब क्या हो सकता है, कोई सिस्टम में अगर हम लोग हीट डाल सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक। अगर सराउंडिंग से सिस्टम हीट जा सकता है या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा सकता है तो उसे क्या बोलेंगे? डायथर्मिक। हाँ, नोटबुक चेक कर सकते हो, डायथर्मिक, DIATHERMIC। और अगर सिस्टम में हीट नहीं दिया जा सकता है उसको एडायबेटिक बोलते हैं। हाँ पढ़ा था, एडायबेटिक। और मान लो अगर सिस्टम में वर्क नहीं कर सकते, मान लो सिस्टम एकदम रिजिड है, क्लोज्ड है, क्लोज है तो उसको हम लोग रिजिड बोल सकते हैं। और मान लो कुछ पिस्टन टाइप का मूवेबल है, या कुछ भी है जिसमें मूव हो रहा है, जिससे अंदर का वॉल्यूम चेंज हो पा रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज कर पा रहा है तो कुछ कारण से ही वॉल्यूम चेंज कर पाएंगे ना, कुछ फोर्स लगा के ना, तो वर्क होगा ना। तो अगर वर्क नहीं कर सकते क्या बोलेंगे? रिजिड या नॉन रिजिड। वर्क कर सके या ना कर सके, पूरा टेबल बना के होगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज में। और आखिरी क्या आएगा बताओ तो? क्या बोला? एक रिजिड, नॉन रिजिड, परमिएबल, इम्परमिएबल, एडायबेटिक, डायथर्मिक, और क्या हो सकता है? नोटबुक चेक करो, बोलना पड़ेगा हमें। सोचो। रिजिड, एडायबेटिक, परमिएबल, हाँ रियल और इमेजिनरी। हाँ, रियल इमेजिनरी का बात करते हैं। मान लो मैंने यूनिवर्स का एक पार्ट में, मैंने जैसे सोलर सिस्टम को अगर हम इमेजिनरी बोलते, एक स्फीयर है बहुत बड़ा, अब इसको हम सिस्टम मान दे, और इसके अलावा सब कुछ सराउंडिंग हो गया पूरा यूनिवर्स। अब बाहर तो जा सकता है ना सिस्टम से, हम इस स्पेस को मान रहे हैं, ये छोटा सा हम एक
मीटर क्यूब का स्पेस को, क्यूबिकल स्पेस को हम डिफाइन कर दिए हमारा सिस्टम है यहाँ पे। बाकी सब सराउंड हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, चीजें इमेजिनरी है ना, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है ना। तो इमेजिनरी बाउंड्री और क्या, रियल बाउंड्री। तो सिस्टम के कितने हो गए, परमिएबल, इम्परमिएबल, तुम बोलो। परमिएबल, इम्परमिएबल, रियल और इमेजिनरी, और वो एडायबेटिक, डायथर्मिक, रिजिड और नॉन रिजिड। नॉन रिजिड को अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिजिड को बोलता है नॉन मूवेबल, और नॉन रिजिड को बोलता है मूवेबल। हाँ, जब मूव कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। वो तो बेसिस बाउंड्री पे था। कैसा सिस्टम हो सकते हैं, पहला क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम से क्या अर्थ निकलता है, जिसमें मतलब सिस्टम बंद हो। हाँ, और वो अब तुमको मैंने टोटल कितना बताया, परमेबल, इम्परमेबल एक पहला, एडायबेटिक, डायथर्मिक दूसरा, रियल इमेजिनरी तीसरा, और मूवेबल, नॉन मूवेबल, तो रिजिड या नॉन रिजिड, 4। बताओ तो अगर कोई सिस्टम क्लोज है तो 4 में से क्या होगा? अगर क्लोज है तो रियल होना जरूरी है। तो एक क्लोज सिस्टम है रियल, एक हो जाएगा रियल, और रियल होना जरूरी है। ये सब याद मत करो, अपना कॉमन सेंस लगाओ। क्लोज सिस्टम है तो रियल तो होना जरूरी है। और हो जाएगा जब मैटर ट्रांसफर नहीं हो तो हो हाँ, क्लोज है तो इम्परमिएबल ना, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इम्परमिएबल। तो 2 प्रॉपर्टी आ गया ना, 2 हो गया। और क्लोज सिस्टम के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगा, परमिएबल, इम्परमिएबल। आप बताओ, रिजिड या नॉन रिजिड? रिजिड और नॉन रिजिड क्या लगेगा? देखो, जैसे बलून, बलून को बड़ा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते हैं, कौन सा सिस्टम होगा? वो तो हो गया फिर मूवेबल, नॉन रिजिड। नॉन रिजिड है, मगर वो परमिएबल है नहीं, इम्परमिएबल। और इमेजिनरी है कि रियल है? वो रियल है। क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में क्या क्या हो सकता है आप बताओ। बलून को गर्म भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो क्या है, डायथर्मिक या एडायबेटिक? गरम कर सकते हैं तो डायथर्मिक। एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है, तब डायथर्मिक। तो क्लोज सिस्टम के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? क्लोज सिस्टम डायथर्मिक, मतलब मिनिमम क्या हो सकता है? तो जैसे देखो, क्लोज सिस्टम में हम लोग मूवेबल और या रिजिड या नॉन रिजिड में कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है ना, ये तो कुछ भी ले सकते दोनों में से। हाँ, तो फिक्स क्या होगा? फिक्स होगा बस 2 प्रॉपर्टी। हाँ, रियल और इम्परमिएबल। तो क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम? A closed system is any system whose boundary is real and impermeable. अब क्लोज सिस्टम के बाद ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बारे में सोचो, एक बीकर मैंने रख दिया, हाँ, तो वो खुला हुआ, खुला है, हाँ, तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, क्या होगा? तो वो हो जाएगा फिर रियल होगा। अगर बीकर है तो इमेजिनरी नहीं हो सकता, रियल होगा। और वो हो जाएगा मगर पूरा तो रियल नहीं है ना। हाँ, कुछ इमेजिनरी है तो ये भी बोलना सही नहीं है, फिक्स नहीं कर सकते इसको। नहीं, तो नहीं हो सकता। अगला क्या है? ये हो जाएगा इम्परमिएबल, क्योंकि इसमें परमिएबल जिसमें मैटर ट्रांसफर हो सकता है, तो ये हो जाएगा परमिएबल। फिक्स, एक प्रॉपर्टी फिक्स हो गया ना, परमिएबल होना जरूरी है। हाँ, और फिर हो जाएगी ये डायथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर होगा, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर होगा। हाँ, तो ये 2 फिक्स हो गया, ये 2 फिक्स हो गया। और इसमें से रिजिड और नॉन रिजिड, तो इसमें वो बोलने का जरूरत नहीं है, फिक्स मैंने बोला, तो कितना फिक्स करना चाहिए तुम्हें? हाँ, तो 2 ही, 2 तरह के। आगे टॉपिक क्या है? आगे हो जाएगा फिर ये तो हो गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और ये हो गया, एक हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम। वो आइसोलेटेड मतलब पूरी जो सिस्टम पूरा किसी भी चीज से इंटरैक्ट ना करे, पूरी एनर्जी ट्रांसफर भी ना हो और मेंटल ट्रांसफर। बताओ फिक्स क्या होना चाहिए मुझे, ये बताओ। इसमें आइसोलेटेड में देखो, आइसोलेटेड है तो फिर वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए, पूरा रियल होना चाहिए। और ये हो जाएगा इम्परमिएबल। हाँ, इम्परमिएबल, इसमें मेटल ट्रांसफर नहीं होगा। और ये हो जाएगा डायथर्मिक, नहीं एडायबेटिक, एडायबेटिक होगा। और ये रिजिड और नॉन रिजिड, क्या होगा? मूवेबल नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉन मूवेबल, क्योंकि इसको अगर मूव कर दिए तो वर्क हो गया ना। और इंटरैक्ट नहीं कर सकता पूरे यूनिवर्स में किसी के साथ। तो पूरे यूनिवर्स में किसी के साथ ही इंटरैक्ट जब नहीं कर सकता तो वर्क होगा नहीं होगा, तो नॉन रिजिड होना चाहिए। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम को क्या क्या फिक्स होगा? आइसोलेटेड सिस्टम में हो जाएगा फिक्स तुम्हारा, एक हो जाएगा रियल, कॉपी बंद करके, रियल हो जाएगा। और एक हो जाएगा इम्परमिएबल और ए डायबेटिक। और एक हो जाएगा ये नॉन मूवेबल, यानी कि रिजिड। हाँ, रिजिड।
तो ये तुम लिख सकते हो डिफिनेशन, डिफिनेशन लिख सकते हो प्रॉपर। हाँ। ए सिस्टम, ऐसा सिस्टम मतलब ए सिस्टम व्हिच कैन नॉट which shows zero interaction with the surrounding. There can be no transfer of matter, no transfer of energy, no work can be done. ये सब लिख सकते हो ना? ये चार पॉइंट्स है। अगला टॉपिक क्या है? ये हो जाएगा सिस्टम एंड सराउंडिंग हो गया। टॉपिक याद मेरा था। हाँ मैं ये बताते इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। वो इसकी बात है, आगे बढ़ो। ये स्किप कर दो तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन। चलो बहुत अच्छा टॉपिक है। नहीं हमको पढ़ना समझ में आया? नहीं समझ गया, मतलब थोड़ा मोड़ा आया थोड़ा मोड़ा नहीं आया। स्टेट फंक्शन, ठीक। स्टेट फंक्शन क्या होता है? एक ओरिजिन मान लो, चलो फिजिक्स के टीचर है ना, लेकिन वो थोड़ा कम फिजिक्स थोड़ा कम यूज करना, ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं। चल क्या विदाउट ग्राम नहीं पढ़ा सकते क्या? कोई लगता है कोई का बात नहीं है, कोई लगता है। अच्छा ये कोई पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है, तो ओ ए वेक्टर हो गया। हाँ। इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, एक्स ए वाई ए जेड ए बोल सकते हैं। तो क्या पोजीशन एक स्टेट फंक्शन है? अब स्टेट फंक्शन के बारे में पहले बता दो। ये पहले बता रहा हूँ। एक ऐसा मतलब जैसे एक फंक्शन समझते हो ना, फंक्शन क्या होता है? हाँ। ऐसा प्रॉपर्टी जो इनिशियल कंडीशन में डिपेंड ना करे और जो इनिशियल कंडीशन से फाइनल पर पहुंचने में जो पाथ लगा है ना, हाँ। उस पर भी डिपेंड ना करे। मतलब which is independent of initial condition and independent of how you reach the final condition from the initial condition. कोई मेरा पोजीशन यहाँ पे है, हाँ। मेरे 3 कोऑर्डिनेट बता दिए अपना, हाँ। अब मैं यहाँ चला गया, हाँ। तुम जब मेरा यहाँ पे पोजीशन बताओगे, हाँ। क्या तुमको पीछे का पोजीशन के बारे में कुछ लेना देना पड़ा? नहीं। और मैं यहाँ पे कैसे गया? ऐसे आया, हाँ। ऐसे आया, कुछ मतलब नहीं। ये एक स्टेट फंक्शन बस फाइनल पोजीशन से मतलब है। मतलब तुम जब उसका फाइनल वैल्यू दोगे, क्या तुम्हें उसका इनिशियल वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है? नहीं। और कैसे आया उसका जरूरत पड़ रहा है? नहीं। उस प्रॉपर्टी को पूरा डिफाइन करने में, मेरा पोजीशन अभी डिफाइन करने में क्या तुमको पीछे का कुछ लगा? तुम यहाँ तुम जोड़ डाल के यहाँ पहुंचे होगे वेक्टर एडिशन करके मेरी पोजीशन पे, मतलब तुम मेरा फाइनल पोजीशन डालोगे, क्या तब तुम्हें देना पड़ा? नहीं। ये हो गया स्टेट फंक्शन। जैसे लैटिट्यूड, इस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताना मेरे घर का तुमको, क्या तुमको उससे पहले तुम किस लैटिट्यूड से तुम स्टार्ट किए हुए तुमको जानना पड़ेगा? तो जानना पड़ेगा, मतलब तुम फाइनल वैल्यू बताओगे तब तुमको उसमें जरूरत पड़ेगा? नहीं। डिफिनेशन सुनाओ, क्या लिखा डिफिनेशन? ये लिखा हुआ ऐसे कुछ, फंक्शन और वेरिएबल whose value depends only on final state, present state and its independent to initial state as well as path used to achieve final state. तो मैंने called state function. सही बोला, ऐसा फंक्शन या वेरिएबल। इस और एग्जांपल, कोई सिस्टम का एनर्जी वे क्या है? अब चलो एनर्जी के बारे में बात ही नहीं किया आपने। और क्या तुम सोच सकते हो? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक फाइनल फिक्स होना चाहिए, और तो कैसे पहुंचे उस टेम्परेचर पे बताने में जरूरत पड़ रहा है? नहीं। क्या है? तो फिर ये स्टेट फंक्शन है। हाँ, टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन। और वर्क वॉल्यूम उतना वॉल्यूम को फिक्स होना चाहिए ना, जैसे वॉल्यूम तो फिक्स ही हो रहा है, टेम्परेचर भी हम फिक्स कर दिए 30 डिग्री केल्विन, वॉल्यूम में फिक्स, मगर पीछे का बताने जरूरत पड़ रहा है? नहीं, तो वॉल्यूम में फिक्स हो गया तो ये वॉल्यूम में स्टेट फंक्शन। प्रेशर स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। प्रेशर फिक्स हो सकता है क्या? काहे नहीं कर सकता? हाँ, तो फिर ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हो गया। और स्टेट फंक्शन क्या नहीं है? जो कंटिन्यूअसली हो रहा हो, जैसे प्रेशर लगा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ। ये पॉइंट ए था, हाँ। ये पॉइंट बी था, हाँ। एक्स बी वाई बी जेड और बी। ये ओ बी वेक्टर क्या है? बी का पोजीशन वेक्टर। और ओ ए वेक्टर क्या है? ए का पोजीशन। अब यहाँ एक वेक्टर ये ले लेता है, तो ये इसको मैं ए से बी जा रहा ना, ए बी वेक्टर, तो मैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल का
यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ हाँ फाइनली यहाँ पहुंचा। हाँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर हो गया। ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मूव करो ना। हाँ ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। फिजिक्स भी थोड़ा सीख गया ना। अगर तुमको ए बी वेक्टर लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। हाँ। अगर मान लो तुमको पी सी वेक्टर लिखना है, इसको क्या लिखोगे? सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गए तुम। अब देखो ए बी पोजीशन वेक्टर तुमको बताने के लिए, ए बी पोजीशन वेक्टर क्या है? बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। हाँ तो तुमको बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बताने के लिए तुमको क्या क्या जरूरत पड़ा? तुमको जरूरत पड़ा बी का वैल्यू, हाँ कि तुमको बी का ए के रिस्पेक्ट में बताना और ए का पता चला ना। हाँ तुमको डिस्प्लेसमेंट में तुमको इनिशियल कंडीशन का जरूरत पड़ा। तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो हाँ और इसमें इंडिपेंडेंट यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ कहीं भी जाओ, तुमको बस ये वैल्यू का जरूरत पड़ा। हाँ तो ये बट ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्योंकि हाँ, इसमें मगर स्टेट फंक्शन में दो क्राइटेरिया था, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशन और पाथ टेकन टू रीच द फाइनल कंडीशन फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल से फाइनल जाने में मैं ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कैसे भी कोई भी पाथ हो, ऐसे जाओ कोई भी पाथ हो, ये ए बी वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है। पर फिर भी इसमें एक प्रॉपर्टी है जो ये इनिशियल कंडीशन से मतलब पाथ के इंडिपेंडेंट है ना। हाँ तो ये हर बार दिमाग में तुमको कोई भी वेरिएबल आए तुमको ये सोचना है। अगर स्टेट फंक्शन नहीं भी है तो कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा, कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये दिमाग में चलना चाहिए। ये में खतरनाक चैप्टर है, सबका ले लेता है ये सबका। आगे ये हो गया स्टेट और स्टेट फंक्शन जो नहीं होता। अब बात करें चेंज इन स्टेट फंक्शन। हाँ अब ये तो अरे मिटाना नहीं चाहिए था, पोजीशन वेक्टर से ही समझा सकते थे। ए बी वेक्टर को क्या मैंने लिखा? बी का पोजीशन माइनस वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ये तो एक स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो ये क्या हो गया? चेंज इन स्टेट फंक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट भले ही स्टेट फंक्शन ना हो, भले ही स्टेट फंक्शन ना हो, मगर क्या वो एक चेंज इन स्टेट फंक्शन है? चेंज इन स्टेट फंक्शन का क्या होगा प्रॉपर्टी? स्टेट फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता था? दो प्रॉपर्टी, इनिशियल के इंडिपेंडेंट हो और पाथ के इंडिपेंडेंट हो। क्या प्रॉपर्टी होता है? इनिशियल के इंडिपेंडेंट। इनिशियल स्टेट पूरा अच्छे से लिखना पड़ता है एग्जाम में। ए फंक्शन और वेरिएबल whose value final value is independent of initial condition and it is also independent from the path taken to reach the final condition from the initial condition। तो फाइनल कंडीशन ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए स्टेट के लिए, और चेंज इन स्टेट फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बस इनिशियल के मतलब बस पाथ के इंडिपेंडेंट हो। इनिशियल पे डिपेंड कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पे डिपेंड करता है और पाथ में डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या है? चेंज इन स्टेट फंक्शन। तो तीन चीज सीख गए। स्टेट फंक्शन दो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। जो स्टेट फंक्शन नहीं है दोनों नहीं होना चाहिए, और जो चेंज स्टेट फंक्शन एक होना चाहिए। इनिशियल फाइनल पे डिपेंड होता है, तो ये नहीं बोल सकते सिर्फ इनिशियल पे डिपेंड होता है, डिपेंड आल्सो ऑन फाइनल पोजीशन। फाइनल वैल्यू ही बता रहे हैं ना हम। हाँ तो वो भी डिपेंड उस पर भी होगा ना, फाइनल वैल्यू ही बता रहे हैं ना। एक डिस्प्लेसमेंट आंसर हो गया, और क्या आंसर हो सकता है? जो इनिशियल पे करेगा और फाइनल पे करेगा। हाँ और सोचो एग्जांपल कॉपी में भी होगा शायद, सोचो। वर्क डन। हाँ होना तो चाहिए, मगर डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस, वो डिपेंड करता है। एक फिक्स प्रोसेस कर देंगे तो वो भी आगे केस आएगा, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कौन सा तुम प्रोसेस यूज कर रहे हो? मान लो तुम वर्क डन तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने इसको रेफरेंस पोटेंशियल माना और यहाँ गया,
यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। हाँ। मगर क्या ये इस पाथ के इंडिपेंडेंट होगा ना, कैसे भी यहाँ जाए पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा, क्योंकि वे अर्थ के सेंटर से रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। कैसे भी पहुंचे रेडियस तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है, तो कौन सा है ये बताओ? पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन स्टेट। परफेक्ट, ठीक है ना। आगे का टॉपिक ठीक है, आगे कुछ और लिखा हो गया पाथ फंक्शन, जो पाथ पे भी डिपेंड करे। हाँ, पाथ फंक्शन, जो तीनों पे पाथ फंक्शन का एग्जांपल वेलोसिटी, वर्क डन। हाँ वर्क वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन अलग होगा रेडियस में, भले ही पोटेंशियल। हाँ, वर्क डन में भी एक स्पेशल केस होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन तो पाथ फंक्शन नहीं होता है, तो चेंज इन पाथ फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा कोई एग्जांपल दिमाग में भी नहीं आ रहा। हीट, वर्क, डिस्टेंस, आगे ट्रैवल। हाँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑब्वियसली। हाँ, ये क्या है बताओ? डिस्टेंस पे एक जगह से दूसरी जगह तक का दूरी, तो उसमें अगर वो कि कौन सा पाथ करता है ट्रैवल, अगर मान ली इधर से घूम के गया तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, उसका वैल्यू अलग हो गया। तो और इधर से गया तो इसका वैल्यू अलग हो गया। तो अलग-अलग पाथ पे भी डिपेंड करता है, और हाँ इनिशियल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे पहुंच रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से घूमना के कहीं पे पहुंच गया सबका वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, किसी फिक्स पॉइंट से ही किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो वो इनिशियल पाथ पे डिपेंड करेगा, और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो ये क्या हुआ? पाथ फंक्शन। या जो स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन। हाँ, तो अब इसके बाद टॉपिक क्या है? तो फिर अगर स्पीड है, अगर डिस्टेंस है तो स्पीड ही हो सकता है ना। स्पीड होता ही है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो स्पीड नहीं पता है ना। तो स्पीड को बहुत तरीके से बोल सकते हैं, मतलब एक सिंपल डेफिनेशन होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। हाँ, वेलोसिटी का तो वेलोसिटी हो सकता है। वेलोसिटी क्या है? हाँ, फॉर देख फिक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी के बारे में कभी बात तो करते नहीं है, क्या होगा वेलोसिटी बताओ? वेलोसिटी हो गया स्पीड किसी फिक्स डायरेक्शन में, डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी फिक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इन रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कंफ्यूज हो जाएगा, उस वेलोसिटी में मत जाओ, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वी एवरेज मतलब अरे याद था, मैं भूल गया सच्ची भूल गया भाई। 11 का सेकंड चैप्टर का है। टॉपिक क्या आगे? टॉपिक क्या है? जब वेलोसिटी नहीं पता तुम कैसे पूछ रहे स्पीड क्या है? भाई सच में सेकंड चैप्टर का 11 के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। जब भी बात करो वेक्टर फॉर्म में बात करो ना, उल्टा सीधा बात करोगे तो हमेशा कंफ्यूज होगे। हाँ, तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म ही है ना। हाँ, आगे बता टॉपिक क्या है? चेंज। हो गया? व्हाट इज चेंज? चेंज, व्हाट इज चेंज? हाँ, हाँ, चेंज क्या होता है? ये क्या मैंने लिख दिया नोटबुक में, दिखा देगा? टाइप्स ऑफ चेंज, इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? व्हाट इज चेंज? ये कोई लिखा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ चेंज क्या होता है? ये मत कर, व्हाट इज व्हाट ये पूछेगा तू। ये गलत बात होता है, ये गलत बात है। व्हाट इज चेंज कुछ नहीं होता, ये मत पूछ। तो कुछ तो होता है ना चेंज। चेंज होता है तो क्या होता है? क्या क्या होता है बोलो? तू बकवास करने आए कि पढ़ने आए? ठीक है, और टाइप्स ऑफ चेंज होता Types है इन थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। खास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खास करके। रुक जा, धैर्य रख, पानी दे दे। ले मैं पी लो। हाँ, चेंज। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जनरल स्टडी करते हैं। तो हम लोग बताओ तो केमिस्ट्री में कितना तरह का चेंज हम लोग देख सकते हैं, और नाम क्या क्या चेंज बताओ? कोई सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज। हाँ, पीवीटी चेंजेस। हाँ, वही लिखा है ना। केमिकल चेंजेस भी होता है। हाँ, केमिकल चेंज और हो गया एक फेज चेंज। फेज क्या होता है? एक स्टेट चेंज कर दिया। हाँ, स्टेट चेंज, एक मीडियम से दूसरा मीडियम। मीडियम नहीं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। हाँ, मीडियम तो हो गया ईयर टू ईयर ही बोल सकता है। ठंड रख भाई।
चेंज निकालेंगे, केमिकल चेंज, और सबको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी चेंजेस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, और हो गया एक फेज चेंज। फेज चेंज। अब एक चीज हमें याद रखना, इस चैप्टर में हम लोग जब भी केमिकल चेंज स्टडी करेंगे ना, एक चीज कांस्टेंट लेंगे, टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट मानेंगे हम। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, तो मैंने आज अगर तो देखा नहीं भी क्वेश्चन या कुछ भी डेटा इसमें केमिकल चेंज को आइदर वैल्यू तुमको दे देगा, अगर तुमको वैल्यू नहीं दिया ना तो केमिकल चेंज हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट पे ही लेते हैं हम लोग। और जनरली हम लैब में भी टेम्परेचर कांस्टेंट पे परफॉर्म करते हैं केमिकल चेंज को। फेज चेंज भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये दोनों चीज सेम टेम्परेचर पे होता है। क्यों, कारण क्या है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें, लिटरली आगे बढ़ोगे ना कॉम्प्लिकेटेड हो ये सब जाएगा। आगे पढ़ने, आगे बाकी बात। आगे टॉपिक क्या है? पीवीटी चेंजेस कौन बताएगा? सीधा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जिसमें चेंज होगा बस। हाँ, इतना ही चेंज स्टडी करते हैं, इतना आगे का टॉपिक है सब्सटेंस। सब्सटेंस, हाँ कितने तरह के सब्सटेंस चैप्टर में सब्सटेंस रुद्रा हम बताते हैं ना, हमको याद है यार, हमको ये नहीं याद रहा तो मुझे आगे क्या पढ़ा है, मुझे सब कुछ पता है। एक क्वेश्चन पूछना था। सब्सटेंस सिलेबस में जो है वही बता रहा हूँ। देख, आइडियल गैस ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेंस सबसे ज्यादा इससे आएगा, और क्वेश्चन में रियल और आइडियल में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा तुमको। तो आइडियल दे देता है, कभी कभी रियल भी लिख के दे देगा। ऐसा क्वेश्चन तुम क्वेश्चन सब करोगे ना तुम समझ जाओगे। किसी क्वेश्चन में आइडियल रियल देने का जरूरत नहीं पड़ता, किसी में जरूरत पड़ता है। रियल गैस, आइडियली अ सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। और एक और चीज याद रखो, मैंने क्या बोला, केमिकल चेंज में हमेशा टेम्परेचर, केमिकल चेंज मतलब एक केमिकल रिएक्शन ना, टेम्परेचर कांस्टेंट में परफॉर्म करते हैं। अब सॉलिड लिक्विड में चीज याद रखो, सॉलिड का जनरली प्रेशर में चेंज नहीं आता है। तुम एक सच में कोई सॉलिड बना लो, आयरन का पीस लो, उसको दबा देना, दबेगा ही नहीं। अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो हो सकता है ना, बहुत बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाना। और एवरेज तुम 50 डिग्री, तुम 10 डिग्री सेल्सियस से लेके तुम 150 तक जाओ, कितना आएगा? नॉर्मल लेवल टू नॉर्मल लाइफ में जितना भी देखते हैं, तुम 300 टेम्परेचर पे चल जाओ ना, कितना का डिफरेंस आएगा? मैं जाऊं 300 टेम्परेचर पे, तो 10 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक ले जा वेरिएशन का टेम्परेचर में, तो देखना कितना एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन बहुत कम होगा ना, बहुत कम होगा ना, इग्नोरेबल होगा। इग्नोरेबल नहीं होगा, करके देख लेना। और मेल्टिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? आयरन का था। जोर जमाया, मुझे नहीं पढ़ाना भाई। 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है आयरन, 1,500 होगा। हाँ, 660 एल्यूमिनियम का। मैं सस्ता आयरन का बात कर रहा था। ये ट्राइपॉड 660 में मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट किया था ना। बॉइलिंग पॉइंट बस है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी बॉइल होता है 100 पे यार। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट। और तुम अभी पानी को कंप्रेस कर पाओगे? बहुत फट जाएगा तुम्हारा, तुम पानी कंप्रेस नहीं कर पानी को कंप्रेस, एयर में फट जाता, पानी में तुम्हारा फट जाएगा भाई। एक और था, लिटरली गैस सिलेंडर कितना मोटा होता है। हाँ, एयर को कंप्रेस करने में पता चल जाता है। पानी में क्या होगा, तुम पानी कंप्रेस करके देखना, तो उसका तुमसे होगा ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होता है एयर से, तो पता ही चल जाएगा जब। तो ज्यादा होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी में। हाँ, ज्यादा होता है। तुम ऑफ टॉपिक क्यों ला रहा है? तो हम लोग जब भी मानते हैं, थोड़ा दिमाग में इंफॉर्मेशन लो, उसका शायद लास्ट में पूछना। हम लोग हमेशा, तुम आइडियल गैस का इक्वेशन जानते हो क्या होता है? NRT। हाँ, तो हम लोग डेल्टा पीवी को 0 मानते हैं। डेल्टा पीवी क्या हो गया? प्रेशर। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को गुना कर देंगे, उसका जो चेंज होगा, जैसे इनिशियली P1 V1 है, फाइनली P2 V2 है। हाँ, डेल्टा पीवी को 0 मान सकते हैं। हाँ, लगभग 0 आएगा, ये हम लोग 0 मानेंगे, तभी सॉल्व होगा बोले। और तुमको क्वेश्चन में दिया है, चैप्टर में है, सिलेबस चेक करोगे तुमको मिल जाएगा। 0 मान के ही सॉल्व करते हैं। आगे क्या है? मेरे को पहले ये चल, अब हीट और वर्क के बारे में सुना, बात पहले मेरे को हाँ। ये पता करना कि आइडियल गैस होता क्या है। नहीं, आइडियल गैस का चैप्टर नहीं है। मतलब बता सकते हैं ना कि आइडियल गैस होता ही क्या है। होता ही क्या है? हाँ, क्या होता है आइडियल गैस? आइडियल गैस
तुम आइडियल गैस में बताते हैं, आइडियल गैस में कुछ होता तो है नहीं, जो किसी से रिएक्ट न करे। नहीं ऐसा कुछ, हाँ तो ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस फिजिक्स का मेन चीज है। हाँ। आइडियल गैस में हम लोग मानते हैं एक कंटेनर मान लो, ठीक है, उसमें तुमने माना उसमें पार्टिकल्स है बहुत सारे गैस है, या पार्टिकल स्फेरिकल है, ठीक है, उनके बीच इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब पार्टिकल्स आपस में कभी इंटरैक्ट नहीं करे, नो ग्रेविटी नथिंग, नो चार्ज ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना, हम मान रहे हैं ना, जीरो मान रहे हैं आइडियल गैस में। अगर तुम 4 वो बॉल को ऐसे पटक देते हो मतलब एक प्लेन सरफेस पे, अब उनके पीछे का ग्रेविटी नेग्लिजिबल ही होता है ना, तो ऐसे समझ सकते हो आइडियल गैस को तुम। आइडियल गैस में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो मानते हैं और हम लोग मानते हैं पार्टिकल्स का साइज जीरो है, तो पार्टिकल का साइज जीरो है, लिटरली मैथमेटिकली थ्योरेटिकली जीरो मानते हैं साइज। और रियल गैस क्या होता है? रियल गैस जब हम देखो आइडियल गैस देखो, कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, उसको तुमको समझना है, तुम उसको ऑब्जर्व किए, ठीक है, तुमने बोला ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इससे कुछ लॉ बना सकते हैं, तो ऐसा होता होगा। प्रियांशु ने थप्पड़ मारा, अब उसको मैं चलो एक काली बिल्ली थी, इंग्लैंड में हम घूम रहे, ठीक है, इंग्लैंड में हम लोग घूम रहे हैं, मैंने एक काली बिल्ली देखी, क्या मैं बोल सकता हूँ इंग्लैंड की सारी बिल्लियां काली होती है? नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने सुना है कहीं पे। हाँ कंप्यूटर 10th में दिया था, इसी का बता रहा हूँ, होगी जरूरी नहीं है। अब तुम पता लगाना इंग्लैंड की बिल्लियां कैसी होती थी, क्या बहुत बड़ा सैंपल साइज लोगे ना, तो रियल लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया गया, तो उससे हमें पता चला जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगभग बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर रेंज पे सेटिस्फाई करता है। तुम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल ल्यूसेक लॉ सब पढ़े होंगे अलग अलग, ये लॉज बता रहे थे जो प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तुम उससे ये डिराइव कर सकते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे टी टेम्परेचर है उस टाइम पे, आर तो रियल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स उस समय पे, वॉल्यूम अभी प्रेशर, ये स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन, तो ये आइडियल गैस को तो लगभग बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर रेंज पे 20-30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये इक्वेशन ज्यादातर गैसेस नेचर में दिखते हैं ना, उन्हें सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग बोलते हैं एट रूम, सुनो ना, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर क्या होता है? उनके बीच का फोर्सेस तुम इंटर एटॉमिक फोर्सेस जीरो मान सकते हो, वे वाल्स कंटेनर के साथ इलास्टिक कोरिलेशन शो कर रहे हैं, नो एनर्जी लॉसेस, और अगर तुम उनका टेम्परेचर जीरो कर दो तो गैस का वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। लिटरली तुम आइडियल गैस में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ले लो और तुम उसका टेम्परेचर जीरो कर दो, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ये जो इक्वेशन दिख रहा है मैथमेटिकली, अगर तुम टेम्परेचर को जीरो कर दो तो पीवी भी तो जीरो हो जाएगा, प्रेशर भी जीरो, फिर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। हाँ, प्रेशर फिर जीरो नहीं होगा, प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, अलग अलग केस आ जाएगा इसमें, तुमको इसे थोड़ा डिटेल में अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। ऑफ टॉपिक जा रहा बहुत ज्यादा, ठीक है फिगर बनेगा जी, मैं 2 महीना में 3 महीना में अच्छा समय है जाने का ऑफ टॉपिक। क्या अच्छा समय ऑफ टॉपिक जाने का? मान लो मैंने पूरा प्रश्न हटा दिया, जीरो स्पेस, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ना, अब रियल लाइफ में तो कभी जीरो स्पेस जाएगा ही नहीं जाएगा ना, जीरो कर दिया, और ऊपर से प्रेशर में कुछ लगा रहा था ना, तो प्रेशर तो जीरो नहीं है, तो प्रेशर से डिवाइड कर सकते हैं ना, पीवी जीरो था, यहाँ क्या आया, पीवी बराबर जीरो, और प्रेशर तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ना, पीपी नॉन जीरो है, तब वॉल्यूम कितना आ गया, तब वॉल्यूम जीरो आ गया ना। या तो अभी इस पे अपना दिमाग लगाना बाद में। हाँ वो आगे क्या था? अरे वो हीट एंड वर्क पे बात करना है। नहीं रुक जाना, हीट एंड वर्क नहीं, हीट एंड वर्क के बारे में बात करते हैं। बताया गया हीट और वर्क एनर्जी भी होते हैं और मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी होते हैं।
जिस मोड से एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब मान लो मैंने एक सिस्टम बना लिया, चलो मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में हम लोग कितने तरह के सब्सटेंस स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइडियल गैस, हाँ रियल गैस। तो जनरली हम लोग एक पिस्टन कंटेनर या क्लोज सिस्टम में स्टडी करते हैं, तो पिस्टन ही बना देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना दिया मैंने। अब मान लो मैंने वर्क किया, ठीक है, वर्क क्या है, फोर्स के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर। अगर मान लो मैंने 50 जूल एनर्जी वर्क के थ्रू, वर्क मेथड है उसके थ्रू सिस्टम को दिया, तो वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 50 जूल लिखेंगे या -50 जूल लिखेंगे। देखो वर्क किया 50 दिया तो मैंने दिया सिस्टम को एनर्जी, सिस्टम ने वर्क नहीं किया, मैंने सिस्टम को एनर्जी दिया +50 ना, +50, हाँ ये कन्वेंशन होता है। जब सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है तो हम लोग प्लस लेते हैं। और अब मैं बोल रहा हूँ, अब देखो जब मैं बोलता हूँ तब साइन नहीं बोलेंगे, मैं बोला सिस्टम इज गिवन 50 जूल ऑफ एनर्जी, तो इसमें नहीं बोला सिस्टम इज गिवन 50 जूल +50 जूल ऑफ एनर्जी या माइनस, तब साइन का यूज है, साइन जब लिखते हैं इक्वेशन में तब यूज होता है, और इसका कॉमन सेंस भी तुमको पता चल जाएगा क्यों होता है। एक सिस्टम ने दिया, सिस्टम अगर दे रहा है तब वर्क माइनस में लेते हैं, हाँ मतलब सिस्टम से रिलीज हो रहा है, मतलब एक तरह हाँ सिस्टम से हाँ सिस्टम ने रिलीज किया ना वर्क के थ्रू, हाँ सिस्टम का एनर्जी कम हुआ 50 जूल से तो वर्क के थ्रू, हाँ। तो वर्क को मैं लिखूंगा -50। इसका तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इसका मतलब तुमको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, +50 जूल -50 जूल। अब हीट, मान लो मैंने सिस्टम को हीट दिया Q, ठीक है, मान लो 50 जूल ऑफ हीट दिया, तो इसको जब सिस्टम को दे रहे हैं 50 जूल एनर्जी सिस्टम को मैं दे रहा हूँ हीट के थ्रू, तो मैं क्या लूंगा +50 लेंगे। अगर सिस्टम 50 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा है किसी और सराउंडिंग को, -50 कन्वेंशन होता है, नोटबुक में देख लेना, हाँ देखा, ये कन्वेंशन होता है, ये पर कन्वेंशन याद उसके रखना। आगे तुमने देखा भी हाँ, था हाँ। कि इन नॉर्मल लैंग्वेज देयर इज नो साइन ऑफ हीट, हाँ नॉर्मल लैंग्वेज में कोई हीट का साइन नहीं होता है। सिस्टम इज गिवन 50 जूल ऑफ एनर्जी, हम बोल रहे हैं +50, सिस्टम गिव्स 50 जूल ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग, इसमें मैंने माइनस बोला नहीं जरूरत पड़ा, कुछ जरूरत नहीं पड़ा, ये बस आता है तो मैथमेटिक्स लिखते हैं, इसका भी कारण तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पता चलेगा। आगे टॉपिक क्या था लास्ट जो बताया था, पाथ स्टेट के बाद आगे टॉपिक बताओ तो। चेंज हो गया, सब्सटेंस हो गया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, वही था पक्का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था इसको समझाना, इसको स्किप मारो, अगले लेक्चर में इसको समझाना तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड, अपना दिमाग फट जाएगा थोड़ा। आईडी गैस को रटने के तो रट सकते हो, आइडियल गैस तो बता दिया ना, पूरा, आइडियल गैस पढ़ा हूँ तुम्हें, यू कैन नहीं और कैन नॉट, आई मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर कैपेसिटी हम पढ़ा सकते हैं। और क्या था उसके बाद, टॉपिक का नाम बताते जाओ। हीट हो गया, आइडियल गैस हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया मेन हेडिंग टॉपिक बताओ ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ये आगे और उसके बाद कुछ टेबल था तो वो टेबल हाँ। मेरे को समझ नहीं आया, हाँ नहीं आएगा, फिजिक्स का है, और उसके बाद कुछ इक्वेशन है सीरीज ऑफ n + r+, हाँ आगे आगे, उसके बाद वर्क, हाँ उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क, इंटरनल एनर्जी, हाँ टाइप्स ऑफ एनर्जी ड्यू तो टू चलो मूलर वाले पे चलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ो, पढ़ो डिफिनेशन, हाँ पढ़ो डिफिनेशन। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, 1 मोल सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी बोला मैंने, मोलर हीट कैपेसिटी में बना हीट कैपेसिटी बस पढ़ो, भाई हीट कैपेसिटी लिखा होगा हीट, आगे लिखा होगा मोलर क्या है, हाँ हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, कोई भी मैंने सब्सटेंस ले लिया, जैसे प्रियांशु ने पानी है बीकर में, 1 केल्विन से उसका टेम्परेचर चेंज करना, बढ़ाना है, कितना जितना हीट लगेगा ना
इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा खुद बताओ। अब देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब अमाउंट मैंने तुम नंबर ऑफ मोल समझो, तुम वॉल्यूम समझो या फिर मास समझो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करेंगे तो हीट कैपेसिटी बदल जाएगा, ऑब्वियसली डेल्टा लग जाएगा, ऑब्वियसली बदल जाएगा ना। इतना अमाउंट पानी, 1 लीटर पानी 10 लीटर पानी, दोनों को 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने में अलग अलग हीट लगेगा ना, 10 लीटर में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा ना। अब तुम सोचो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा। टेम्परेचर डिफिनेशन क्या था? टेम्परेचर 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना हीट लगा, हाँ। अगर मान लो Q टेम्परेचर, चलो T टेम्परेचर रेज करने के लिए Q हीट लगा, ठीक है, लिख ही देता हूं हीट कैपेसिटी किलोग्राम। वो छोड़ो ना, अपना दिमाग लगाओ, ये हमको याद है, रटना क्यों है। हीट कैपेसिटी इफ Q heat is required to चेंज raise, जैसे to raise temperature of a substance level Kelvin। हो गया, छोड़ो, बाय 1 T टेम्परेचर, अभी T टेम्परेचर, if Q heat is required to, Q heat लग रहा है T टेम्परेचर चेंज के लिए, तो बताओ तो ऐसा, तो 1 केल्विन के लिए कितना लगेगा? 1 केल्विन के लिए यूनिट में, हाँ T हीट ही लगेगा ना। अरे Q हीट Q से नहीं होता है ना, Q हीट लगेगा, Q हीट लग रहा है T टेम्परेचर चेंज के लिए, तो 1 केल्विन के लिए कितना हीट लगेगा? Q और T ना, मतलब Q हीट 10 लीटर पानी को हीट करने के लिए 100 जूल लग रहा है, तो 1 लीटर को हीट करने में कितना जूल लगेगा? 100/10 जूल। हाँ तो 100 जूल बाय 10 ना, तो Q/T होगा ना। बेवकूफ, मतलब रियल में बोल दिया, समझ गए। तो मैं लिख सकता हूँ ना, मान लो मैं तो हंसा के मगर गलती हो गया, मान लो 1 केल्विन के लिए मान लो हम लोग को कुछ जैसे कुछ सिंबल मान लेते हैं, MABCD, मान लो E मान लेते हैं, E लग रहा है, E लग रहा है, इतना E हीट लग रहा है 1 केल्विन रेज करने के लिए। पहले ये बता दे हीट को किस से डिनोट करते हैं? Q से बस, और ऑफिशियल सिंबल है Q, और हो गया। तो ई मतलब Q को कंफ्यूज हो जाऊंगा। यहाँ पे Q यूज कर चुके हैं ना, हाँ, तब कुछ तो यूज करना Q पड़ेगा। नॉट यूज कर लो। ठीक है, Q अच्छा आइडिया था। Q नॉट, अरे Q Q नॉट, है क्या? अरे छोटा Q है, बड़ा Q देखो। नहीं नहीं, हम लोग फिजिक्स में हम लोग छोटा Q यूज करते हैं जनरली। हाँ, अगर Q नॉट हीट लग रहा है 1 केल्विन चेंज करने के लिए, और कितना टेम्परेचर चेंज करना है? T, 1 केल्विन के लिए इतना, और T टेम्परेचर चेंज करना है तो कितना हीट लगेगा? QT, इतना बराबर कैपिटल Q हो जाएगा। ये इक्वेशन समझे? नहीं, कैसे नहीं समझा? 1 केल्विन चेंज करने के लिए कुछ हीट लग रहा है, अगर हमको 1 पेन 5 रुपए का दे रहा है तो 10 पेन 50 रुपए लगेगा। वही ना, 1 केल्विन के 1 केल्विन के लिए इतना हीट लग रहा है, सॉरी हाँ 1 केल्विन के लिए इतना हीट लग रहा है, तो T केल्विन के लिए इतना हीट लगेगा ना। हाँ, और ये क्या है? Q के बराबर, Q हीट लगा T टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो Q नॉट क्या होगा? T। अब यही क्या होता है हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? Q से हो गया जूल पर केल्विन। हाँ जूल। तो Q नॉट एक्चुअली पता हीट था नहीं, मतलब एक्चुअली हीट है नहीं ना, इसलिए हम इसको Q से नहीं लिख सकते, मतलब है अलग लिख सकते। खुद को इसका यूनिट अलग है, जूल पर केल्विन है।
क्यू नॉट लिखना भी सही नहीं रहेगा, सच बोले तो ये सही नहीं है टेक्निकली। अब ये हो गया, तुमको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, वेलोसिटी के बारे में सोचना है। मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ। आप बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा से बेटा, डिफिनीशन सुना। specific heat capacity, amount of heat required to change the temperature of 1 gram substance by 1 Kelvin. और मोलर क्या था? हाँ, तो मोल 1 मोल substance। मोल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें बाई एनी सब्सटेंस बस एक मोल को चेंज करना है। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर हमको 1 केल्विन से रेज करना है, तो उसमें जो हीट लगेगा उसको क्या बोलते हैं? मोलर कैपेसिटी। कैपेसिटी CAPACITY। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी। CAPACITY। अब चलो, अगर 1 मोल सब्सटेंस ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ले लिया। अब Q हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर, टेम्प लिख देते हैं, टेम्परेचर बाय Q heat is equal to change temperature by T Kelvin। तो T के अंदर में लिमिट है, समझ आओगे ना, वेरिएबल है। तो 1 मोल के लिए कितना Q हीट लगा कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए? एक केल्विन के लिए कितना लगेगा? देख, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए 1 मोल के लिए Q हीट लगेगा। कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं यार, कैलकुलस ज्यादा बेटर रहता है। अगर DQ हीट लगा DT टेम्परेचर चेंज करने के लिए काम आएगा, क्योंकि अगर हमको फंक्शन दे दिया जाएगा ना, तो फंक्शन सॉल्व भी करना पड़ेगा ना। Q फंक्शन दे दिया टेम्परेचर का, तभी तो सॉल्व करना पड़ेगा। DQ क्या होता है? डेल्टा। सबसे पहले इस पे मेरे दिमाग में आया नहीं है। DQ और DW में क्या अंतर होता है? होता क्या है? और जैसे ये क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, या फिर इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हीट ट्रांसफर। ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ये समझ लेना। या फिर प्रॉपर कैलकुलस की भाषा में क्या? इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर और इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये समझ लेना। अगर DQ हीट लग रहा है DT टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो 1 केल्विन के लिए कितना लगेगा? DT1 DQ। बहुत कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होगा तुम, भारी भी तो है थर्मोडायनामिक्स। DT/DQ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख गया ना? हाँ, तो बोलना क्यों नहीं है? देखो, जब भी कंफ्यूजन तो रियल लाइफ एग्जांपल ले लो ना। एक पेन 5 पेन 50 में खरीद रहे हो, तो एक पेन 50 बाई 5 10 रुपये में। तो DQ हीट लग रहा है DT टेम्परेचर चेंज करनी है, तो 1 केल्विन के लिए कितना लगेगा? DQ/DT। बताया करो यार, कभी कभी दिमाग घूम जाता है ना। 1 केल्विन के लिए इतना लगेगा। और ये 1 मोल का मैंने क्या किया है ना, 1 मोल के लिए, तो ये क्या हो गया? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या होता है? मोल। सिंबल जी अपन के आई थिंक C था। इस पे कुछ नहीं है, बस जे अपन के C से। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे और मान लो, अब मान लो ये मैं 1 मोल हटा दूँ, N मोल मान लो, तो DQ हीट लग रहा है DT टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए DQ/DT।
अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या था, एक मोल का चेंज करने के लिए, मगर यहाँ पे मैंने n मोल दे दिया, तो यहाँ n आ जाएगा। हाँ तो अब ये है सही, ये सही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे dq लिख सकते हैं ना कैलकुलस की मदद से। अब ये मत बोलना तो तुमने dt को मल्टीप्लाई किया है, कैलकुलस की भाषा में ये कुछ नहीं होता है, तुम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हो। टेक्निकली मैथमेटिकली ये गलत है, तुम बोलोगे dt से मल्टीप्लाई कर, dt से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है। तुम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हो, उसका प्रूफ कैलकुलस में होता है, ऐसा मत बोलना कभी, टेक्निकली गलत होता है। dq बराबर n c dt, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इसी का इंटीग्रल ले लो, अब इसका इंटीग्रल लो तो क्यों आएगा, कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अब देखो n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट माना, क्या है c dt, इंटीग्रल के अंदर c dt आ गया ना, तो सी हाल बाहर करके dt का डी हो जाएगा। c मैंने बोला कांस्टेंट है, मैंने बोला मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, सच बोलते कांस्टेंट नहीं होता है, मगर जनरली थोड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कांस्टेंट होता है। ये फिजिक्स में तुम पढ़े होगे ना, जो थर्मल एक्सपेंशन वाले में, ये सब चैप्टर है थर्मल फिजिक्स में, पूरा ये दिया होगा इसके बारे में। पढ़ाई कब, स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस के लिए ये मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, मगर ये टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है, तभी ना dt होगा तो इंटीग्रेट करोगे। अगर c टेम्परेचर का फंक्शन नहीं हुआ तो इंटीग्रेट कैसे करोगे तुम, इसलिए मैंने dt और dt माना था, क्योंकि c तुमको फंक्शन दे दिया जाएगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, और एक कांस्टेंट मानोगे तो इसको बाहर निकाल सकते हो। नोट्स लिखते रहो, nc dt, और यहाँ इंटीग्रल क्या लिख सकते, q बराबर, फ्रेम आ रहा है कि कट रहा है, आ रहा है कि कट गया, नहीं आ रहा, कट रहा है। कहाँ तक आ रहा है, मैं अलाउ, अरे उसको दिक्कत नहीं है, बताओ ना कहाँ तक आ रहा है। n इंटीग्रल सबसे ऊपर वाला, ये n c dt, ये आ रहा है, नहीं वो उससे नीचे वाला, ये आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है। ये हो गया ना, हाँ। c को मैंने कांस्टेंट माना है। अब क्वेश्चन में c कांस्टेंट नहीं भी दिया हो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला क्या है, इसको याद मत रखना, इसको याद रखना, किसको याद रखोगे, और ये एनी टाइम तुम्हारे दिमाग में डेरिवेशन चलना चाहिए, ये थर्मोडायनेमिक्स है, पूरा चैप्टर तुमको याद नहीं रहेगा, पूरा चैप्टर में डेरिवेशन होगा इधर से उधर, इसलिए बच्चा लोग को फटता है चैप्टर में। ये मेंस में दिक्कत नहीं होगा, एडवांस में फंस जाओगे अगर डेरिवेशन नहीं आता है। क्यों क्या हो जाएगा, nc डेल्टा टी, क्योंकि इंटीग्रेट करो मतलब t1 से लेके t2 तक, तो क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा, t2 माइनस t1 डेल्टा टी आएगा ना, तो ये याद रहेगा। मेन तो ये याद रखना, जब c कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। क्या हो गया ये वीडियो, कितना लंबा हुआ, 58 मिनट, बंद करो, बाय बाय बोल रहे। बाय, अगले लेक्चर में प्रो।